Hello everyone, welcome back to my classes. So as far as you must know about कि हमने last class में NEET PYQs cover किए थे based on the topic respiratory capacities. ठीक है जी. तो अब हम next page NCERT का start कर रहे हैं. That is page number 187 to 188, which includes the topic exchange of gases. तो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे कि गैसेस एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर या ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर कैसे जाती हैं. ठीक है. यू रिमेंबर हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पैसेज पढ़ा था कि ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड एयर विद द हेल्प ऑफ आवर नॉस्ट्रिल्स हमारी बॉडी के अंदर जाता है. ठीक है. ट्रेवल्स थ्रू ट्रेकिया, डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई, रीचेस लंग, ब्रोंकाई आगे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं एंड फाइनली ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट इनटू एल्वियोलाई. ठीक है. ये पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक हमने पिछली वीडियोस में कवर अप की है. तो राइट नाउ हम ये पढ़ेंगे कि वो ऑक्सीजन जब एयर से एल्वियोलाई में पहुंच जाता है तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको अंदर पुल इन करते हैं. देन हाउ डज इट डिफ्यूजेस इनटू ब्लड. ब्लड में जाने के बाद वो सेल्स तक पहुंच के जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से वापस कैसे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को होते हुए एयर में बाहर रिलीज होती है. ठीक है. तो कुछ ना कुछ पैरामीटर्स ऐसे होंगे जो उनके एक्सचेंज में उनको हेल्प करते होंगे या फिर उन्हें अपोज करते होंगे. तो लेट्स स्टडी अबाउट दोस. इंट्रोड्यूसिंग एल्वियोलाई. Alveoli are the primary sites of exchange of gases. वो जगह जहां से exchange of gas होती है. ठीक है. रिमेंबर ये रहा हमारा विंड पाइप. विंड पाइप आगे डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाई में. ब्रोंकाई खुल रहे हैं हमारे लंग्स में. लंग्स फर्दर डिवाइड हो रहे हैं ब्रोंकियोल्स में. ठीक है. एंड देयर कम्स अ टाइम जब ये ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट होते हैं इनटू बलून सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज एल्वियोलाई. अब इस एल्वियोलाई के अराउंड मोर ओवर मैं अगर कहूं कि बॉडी में हर स्ट्रक्चर के अराउंड देयर आर सम ब्लड वेसल्स. ब्लड इनके अराउंड हर जगह प्रेजेंट होता है. ठीक है. क्योंकि ब्लड इज अ फ्लूइड जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है. एट लास्ट होता क्या है कि एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर चला जाता है. क्या चीज? ऑक्सीजन. राइट. पूरी बॉडी में घूमता है, सेल्स तक जाता है. वहां पे एक फिनोमिनन या मैं कहूं एक प्रोसेस जिसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं दैट टेक्स प्लेस इन बॉडी सेल्स. ठीक है. बॉडी सेल्स में क्या होता है? फूड प्लस ऑक्सीजन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ठीक है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के सेल्स में रिलीज हुआ है ये किस में चला जाएगा? बॉडी सेल्स के भी आसपास क्या है? ब्लड. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वहां किसके अंदर डिफ्यूज कर जाएगा? ब्लड के. नाउ दैट ब्लड विल अगेन सर्कुलेट एंड ब्रिंग इट बैक हियर. जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो CO2 वापस एल्वियोलाई के अंदर चला जाएगा और फिर यहां से बाहर. ठीक है जी. इधर से बाहर. वेयर एज ऑक्सीजन अंदर आया था. ऑक्सीजन केम लाइक दिस. ठीक है. अब हमें पढ़ना यही है कि ऑक्सीजन अंदर कैसे आया था, CO2 बाहर कैसे जा रहा है, इन सेल्स में ऐसा क्या है जो ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं. इन सब फैक्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है. As you can read, alveoli are the primary site for exchange of gases. Exchange of gases also occurs between blood and tissues. किसके बीच में होता है ऑक्सीजन का एक्सचेंज? ब्लड के और टिश्यूज के बीच में. वही ना, बॉडी सेल्स, ऑल द सेल्स कंप्राइज एंड फॉर्म टिश्यूज. ठीक है जी. ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज्ड इन दिस साइट्स. कौन सी दो गैसेस की बात कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की. बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. यहाँ पे वो दो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. नाउ प्लीज रिमेंबर, आपने 9th में 10th में उससे भी जूनियर क्लासेस में हमेशा पढ़ा होगा दैट जब भी हम दो चीजें लेते हैं. सी, आई एम टेकिंग 2 कंपार्टमेंट्स एंड दीज 2 कंपार्टमेंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. एक के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है तो दूसरे के अंदर कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है. इसके अंदर हाई ऑक्सीजन है और इसके अंदर लो ऑक्सीजन है. इसका मतलब ऑक्सीजन के गैस के पार्टिकल्स यहां ज्यादा है, यहां पे ऑक्सीजन के गैस के पार्टिकल्स कम है. ठीक है. इस तरीके से होने की वजह से अगर पार्टिकल्स यहां ज्यादा है तो प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा. ज्यादा पार्टिकल्स अब एक दूसरे के ऊपर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे. सो दिस विल बी हैविंग हाई प्रेशर. Whereas
as comparatively this box where low oxygen molecules are there, यहाँ पर there would be low pressure. कम पार्टिकल्स है तो उनके बीच में प्रेशर कम लग रहा होगा. ठीक है जी. अब धीरे धीरे क्या होगा कि these molecules from high pressure would go to low pressure. आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा environment या हमारा matter एक लॉ फॉलो करता है. एनीथिंग अराउंड अस इज मैटर एंड इट फॉलोज अ सिंपल लॉ दैट एनीथिंग प्रेजेंट एनीवेयर इन हाई कंसंट्रेशन मूव्स टुवर्ड्स द लो वन. यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई थी, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो थी. कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं 100 ml 10 ml, दैट्स द कंसंट्रेशन. ठीक है. प्रेशर मतलब वो एक दूसरे के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहे हैं पार्टिकल्स. दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय दैट, राइट. तो इसका मतलब कहीं पर भी अगर ज्यादा होगा तो वो किसकी तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेगा? लो की तरफ. और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ गैसेस. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट गैसियस मूवमेंट्स तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन. मतलब जब हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. ये एक बेसिक फिनोमिनन होता है जो हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आते हैं, बट देन आल्सो आई हैव री एक्सप्लेन्ड अगेन ताकि आप आगे आने वाले टॉपिक को अच्छे से समझ सको. ठीक है. नेक्स्ट, solubility of the gases as well as thickness of the membrane involved in diffusion are also some of the important factors that can affect the rate of diffusion. Rate of diffusion का मतलब है कितनी तेजी से वो एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एल्वियोलाई. ये हमारा क्या है? एल्वियोलाई. और ये जा रहा है हमारा ब्लड. ठीक है जी. तो अब दो फैक्टर्स कौन से होंगे जो इस चीज को वो करेंगे अफेक्ट? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, मतलब कितनी तेजी से गैस यहां से यहां जाएगी या फिर यहां से यहां जाएगी. द फास्टनेस, हाउ क्विकली इट कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देन द अदर कंपोनेंट इज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन. देखो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर इनके बीच की जो थिकनेस है, मतलब ये पतला होगा और ये भी पतला होगा, थिन मेम्ब्रेन्स होंगी, तो डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो जाएगा. लेकिन अगर हम इसको थिक कर दें, ठीक है, और इसको भी हम थिक कर दें, इनकी जो मेम्ब्रेन्स है वो थिक हो जाए, तो बेचारे गैस के मॉलिक्यूल्स इन्हीं के बीच में उलझ के रह जाएंगे, वो आसानी से जा ही नहीं पाएंगे. ठीक है जी. तो दो चीजें जो अफेक्ट करती हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन एज पर दी एनसीईआरटी, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, कितनी तेजी से वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकती हैं, एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, कि कितनी मोटी उनकी मेम्ब्रेन है जहां से उनको पास करना है. हमेशा पास करना वहां से आसान रहता है जहां पे पतली सी दीवार हो, ताकि उसको झटपट से गिराया और निकल गए. लेकिन अगर वो मोटी दीवार है तो उसको गिराना भी बहुत मुश्किल है, एंड दस वी कैन नॉट क्रॉस. सिंपल कॉन्सेप्ट है. यही कॉन्सेप्ट एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में लगता है. देन pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure and is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. अब अगर आप अपनी NCERTs में देखो तो जगह जगह ऐसे शब्द लिखे होंगे. I'll mark it with a dark color. You must have seen these terminologies written. ये P का क्या मतलब है? P stands for पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर से हम क्या समझते हैं? देखो हमारी बॉडी के अंदर बाहर से एयर जा रही है. एयर के अंदर क्या सिर्फ ऑक्सीजन है? नहीं ना. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और भी गैसेस होंगी. तो कुल मिला के प्रेशर तो हर एक चीज का होगा, है ना. लेकिन हमें एल्वियोलाई से गैस एक्सचेंजेस के लिए किसके प्रेशर के बारे में पढ़ना है? सिर्फ ऑक्सीजन जाते वक्त और बाहर जाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड. तो जितना प्रेशर पूरी एयर में सिर्फ ऑक्सीजन लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. और जितना प्रेशर पूरी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड लगा रही है उसे क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कहने का मतलब ये है कि एक क्लास में अगर बायो की एक क्लास चल रही है उसमें 200 बच्चा है, ठीक है,
लेकिन हर बच्चे की अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी है ना, हर एक का इंडिविजुअल रिजल्ट है। सिमिलरली कहने को एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन जो कैपेबिलिटी ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन के प्रेशर की है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज PO2। एंड सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड की है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज PCO2। ठीक है जी, तो ये इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब है। देन partial pressures of these two gases in the atmospheric air मतलब बाहर वाली एयर में, and the two sites of diffusion are given below। what are the two sites of diffusion? एक जब alveoli से ब्लड में जाता है, ठीक है, दूसरा टिश्यूज और ब्लड, है ना। एक पैटर्न स्टडी करते हैं, दैट इज बिफोर हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़े, ये रहा हमारा बाहर का एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन, इसके अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीजन, राइट। अब ये ऑक्सीजन कहां जाएगा, इनटू दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मेरा कहने का मतलब है नॉस्ट्रिल्स, देन फेरिंग्स, देन लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ठीक है, एंड फाइनली ये कहां पहुंच गया, एल्वियोल। एल्वियोलाई में होगा एक्सचेंज, और एक्सचेंज करके ये किस में चला जाएगा, ब्लड, राइट। ब्लड इसको लेके जाएगा सेल्स के पास, सेल्स में फिर होगा एक्सचेंज, ठीक है, सेल्स में फिर होगा एक्सचेंज, और वापस सब कुछ किसके पास आ जाएगा, ब्लड के पास, ठीक है जी। ब्लड फिर उसे कहां लेकर जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फिर वो जाएगा एटमॉस्फेरिक एयर में वापस। तो ये एक साइकिल चलती है जब हम रेस्पिरेशन या उसकी प्रोसेस को पढ़ते हैं। अब आप मुझे एक अपनी समझ से बात बताइए कि अगर हमें एयर से ऑक्सीजन को अंदर खींचना है, राइट, तो बाहर का प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई। पिंक कलर रिप्रेजेंट्स फॉर ऑक्सीजन, ठीक है जी, बाहर का प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का उससे लो, फिर एल्वियोलाई का उससे लो, फिर ब्लड का उससे लो, ये होना चाहिए। जब तक सेल्स में पहुंचे तो लीस्ट, राइट। बट अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, येलो रिप्रेजेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है सेल में, सेल ने निकाला है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ब्लड के अंदर। अब ब्लड से जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए हाई, देन इधर लो, देन इधर वेरी लो, तभी तो ये बाहर जाएगा, हाई टू लो, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। और दो फैक्टर्स जो डिफ्यूजन को वो कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, दोज आर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस तो डिपेंड करेगी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी अपनी पर्सनल नेचर के ऊपर, कि वो कितनी तेज इधर से उधर मूव कर सकती है, वो तो उन्हीं पे डिपेंड करता है। लेकिन मेम्ब्रेन की थिकनेस मतलब कौन सी मेम्ब्रेन्स की, पहली मेम्ब्रेन एल्वियोलाई की, दूसरी मेम्ब्रेन ब्लड की, तीसरी मेम्ब्रेन सेल की, चौथी फिर किसकी, ब्लड की। यही तो जगह है जहां पे वो इधर उधर फ्लो कर रहा है। तो इतना बेसिक लेआउट समझ में आ गया। अब उस स्लाइड पे चलते हैं, राइट। अब देखो पार्शियल प्रेशर बता रहा है ये टेबल, किसके बारे में बता रहा है ये टेबल, पार्शियल प्रेशर के बारे में। सबसे पहले ऑक्सीजन का स्टडी करते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर में अगर आप देखोगे तो एयर का कैसे अब बाहर से जब ऑक्सीजन आया था, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर में उसका पार्शियल प्रेशर था 159। जैसे ही वो आगे एल्वियोलाई की तरफ बढ़ा तो उसका रीजन ये था क्योंकि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रह गया 104, ठीक है जी। अब आगे एल्वियोलाई से कहां डिफ्यूज होना था ऑक्सीजन को, ब्लड के अंदर, राइट। ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन अभी नहीं है, तो दैट मींस दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, और वहां पे पार्शियल प्रेशर है 40। तो यार आप खुद देखो ना कि बाहर प्रेशर ज्यादा था, यहाँ कम है, कैसे कम प्रेशर
या कम कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से वो हाई एंड से इधर की तरफ पुल होता आ रहा है, और हो गया पुल यहां तक। नाउ आगे उसने फिर किधर जाना है, हमारे टिश्यूज में जाना है, ठीक है। तो टिश्यूज में जब वो जा रहा है तो वहां पे भी पार्शियल प्रेशर रह रहा है 40, तो वो तो एक कनेक्टेड चेन है और वो आगे से आगे फ्लो होता जा रहा है, राइट। अब फाइनली हमारे टिश्यूज से, ठीक है जी, टिश्यूज से हमारे रिलीज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका पार्शियल प्रेशर टिश्यू के अंदर है 45, ठीक है जी। 45 पार्शियल प्रेशर लेकर वो किधर की तरफ जाएगा, वो जाएगा हमारे एल्वियोलाई की तरफ, ठीक है। अब एल्वियोलाई की तरफ अगर वो गया है तो वहां पे पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, कंपैरेटिवली लो होना चाहिए, तभी तो वो हाई एंड से किधर पुल होगा, लो की तरफ। तो 45 से कम 40, और एयर का प्रेशर तो बिल्कुल ही कम 0.3, तो वो फट से एयर में चला गया। तो यही जो टेक्निक थी प्रेशर ग्रेडियंट की या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की, जो उससे हाई से लो की तरफ धक्का दे रही है, चाहे तो वो ऑक्सीजन हो चाहे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो ये चेन जो मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है, अभी हम अगले में एक डायग्राम करेंगे, वहां पे इसको आप रिलेट कर पाओगे। उसमें यही एक रीजन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इधर से उधर मूव कर पाते हैं, ठीक है जी। द डाटा गिवन इन द टेबल clearly indicates a concentration gradient of oxygen that travels from alveoli to blood and from blood to tissues. I hope ये partial pressure वाला concept समझ में आया, along with that of the concentration gradient का concept. Similarly, a gradient is present for carbon dioxide in the opposite direction, that is from tissues to blood and blood to alveoli. जो हमने पढ़ा tissues जहां पे प्रेशर 45 था, फिर वो गया एल्वियोलाई में जहां पे प्रेशर 40 था, एल्वियोलाई से गया वो एयर में जहां पे प्रेशर 0.3 था, और कौन जा रहा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर। अंडरस्टूड जी। चलिए आगे चलते हैं। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमेंबर कि हमने एक कॉन्सेप्ट किया था, दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, दैट इज सॉल्युबिलिटी, है ना, एंड सेकेंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये हमने स्टार्टिंग में ही कवर अप कर लिया था। तो अब यहाँ पे इस स्लाइड में बात सॉल्युबिलिटी की करी जा रही है। याद करिए मैंने आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी का मतलब है कौन कितनी तेजी से निकलकर दूसरे के अंदर जंप कर लेता है। तो यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी जी 20 से 25 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन। मतलब अगर कहीं से गैस डिफ्यूज होनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी रेट ज्यादा है, that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in the partial pressure is much higher compared to that of the oxygen. अगर एक ही जगह से जाना है तो किसका ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए that it is 20 to 25 times faster. ये था वो सर्किट जो मैं उस टाइम आपके लिए ढूंढ रही थी और आपको बताना चाह रही थी। इंस्पायर्ड एयर, बाहर से जो प्रेशर आ रहा है ऑक्सीजन का, बाहर होता है 159 mm ऑफ मर्क्यूरी समथिंग एयर के अंदर, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये अंदर आया है तो एल्वियोल एयर के अंदर है 104, फिर वो गया है सिस्टीमिक आर्टरीज में जहां पे उसका प्रेशर है 95, 104 से थोड़ा कम हो गया है। देन इट हैज रीच टू आवर बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज से CO2 निकली है तो 45 mm ऑफ मर्क्यूरी पे, देन 45 से वो ट्रैवल करके इधर आई है 40, एंड देन व्हेन इट कम्स आउट तो एयर के अंदर इट इज 0.3, ठीक है जी। सो ये हमने कहानी पढ़ी थी। नेक्स्ट अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, वही जो मैंने आपको इस स्लाइड में लिखा था, इसके दूसरे कंपोनेंट की बात
मतलब थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की बात करेंगे हम इस स्लाइड में। The diffusion membrane is made up of 3 major layers. जहां पे diffusion take place हो रही है, and where is the diffusion taking place? This is the surface of alveoli and this is our blood vessel and alveoli. ठीक है जी, it's made up of 3 major layers, namely the thin squamous epithelium of alveoli. अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये किसकी बात कर रहे हैं। तो वैसे तो अगर आपने 9th का टिश्यूज पढ़ा है तो वहां पे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कराया गया था। इन केस यू डोंट रिमेम्बर तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए कि बायोलॉजी में एक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल्स मेकअप टिश्यूज make up organ make up organ system and then a complete organism is formed. ये हम पढ़ते होते हैं, ठीक है जी। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो बॉडी में फॉर्म होना शुरू होता है दैट इज सेल, ठीक है जी। तो ये जो एल्वियोलाई है ये किसके अंदर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है लंग के अंदर, राइट। लंग क्या है हमारा? ऑर्गन। तो ऑर्गन किसका बना होता है? टिश्यूज का, ठीक है जी। तो यहां ये टिश्यू है, टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ थिन स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। दैट इज व्हाई हम इस टिश्यू को क्या बोल देते हैं? थिन स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है जी। तो ये एल्वियोलाई का एपिथेलियम होगा। देन एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है इनके भी एक सेल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम एपिथेलियम, एंडोथेलियम, ठीक है जी। एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज की बाहर वाली लेयर होती है जहां पे सेल्स इकट्ठे हुए होते हैं वो बनाते हैं एंडोथेलियम, ठीक है जी। एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सब्सटेंस composed of thin basement membrane supporting squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cells of capillaries in between them. अब ये क्या है? तो बेटा एक रूल आप और याद रखेंगे कि जितने भी हमारे सेल्स होते हैं बायोलॉजी में, हम जब सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, all these cells rest on a line type of a structure जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है जी। मोस्टली सेल्स लाई ऑन अ लाइन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे उसके ऊपर सपोर्ट लेके बैठे होते हैं तो उसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहां पर भी वो कह रहे हैं कि इसकी भी अपनी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसकी भी अपनी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन में ये लेयर्स आ गई ना बेटे सारी। थिन स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, उसके वो किस पे बैठे हैं? अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ब्लड वेसल की एंडोथेलियम, और वो किस पे बैठा है? अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो 4 चीजें हो गई। यही उन्होंने इस पैराग्राफ में हमें डिस्क्राइब किया कि इतनी थिकनेस है इस मेम्ब्रेन की कि जहां से डिफ्यूजन होनी है। चलिए ठीक है, ये उन्होंने हमें डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। सेम बात है, देखिए ये रहा थिन स्क्वामस एपिथेलियम, फिर ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये रही एंडोथेलियम, ठीक है जी। बाकी तो उन्होंने ब्लड के अंदर बनाया हुआ है, ब्लड कैपिलरीज, और उसके अंदर सेल्स आरबीसीज दिखाए। डायग्रामेटिक ऑफ सेक्शन ऑफ एन एल्वियोलस विद द पल्मोनरी कैपिलरी। हाउएवर द टोटल थिकनेस जो हमने अभी देखी, ठीक है, थिन स्क्वामस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उन सबकी थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से भी कम है, लेस देन अ मिलीमीटर ऑल्सो, ठीक है। Therefore, all the factors in our body, जितने भी फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी में, are favorable, वो quite favorable है for diffusion of oxygen from alveoli to tissues and कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन फ्रॉम टिश्यूज टू alveoli। क्योंकि जो 2 सब्सटेंसेस, 2 फैक्टर्स हमने पढ़े, दैट इज solubility एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जो हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाया डिफ्यूजन के लिए चाहिए होते हैं, वो दोनों ही हमारी बॉडी में फेवरेबल है। सॉल्युबिलिटी भी गैसेस की बहुत अच्छी है और हमारी थिकनेस भी लेस देन अ मिलीमीटर है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन होने में बहुत
आसानी रहती है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप लोग एनसीईआरटी अगर फॉलो कर रहे हैं, मेरे साथ साथ उसको रीड कर रहे हैं, तो वी आर डन विद दिस टॉपिक। Again, any doubts, any problem, please comment in the comment section, and you can reach out to me via the Telegram channel as given in the description below. Thank you so much.